इतिहास में ना कुछ अध्याय खत्म होते हैं तो कुछ की एक नई धमाकेदार शुरुआत होती है। तो ये कहानी किसी अंत की नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की है। एक ऐसे दौर की जहां बड़े बड़े साम्राज्य टूट नहीं रहे थे बल्कि एक नए बहुत बड़े खेल के लिए तैयार हो रहे थे। तो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि महान सम्राट हर्ष के बाद भारत का आखिर हुआ क्या? क्या ये वाकई एक अंधकार युग था, जैसा कई लोग मानते हैं? क्या सब कुछ बिखर चुका था? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये कोई अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नए और ज्यादा मुश्किल खेल की शुरुआत थी। सोचिए, एक विशाल शतरंज का बोर्ड बिछ चुका था और उस पर नए ताकतवर खिलाड़ी अपनी अपनी चालें चलने के लिए तैयार थे। और इस नए शतरंज के बोर्ड का सेंटर पॉइंट था कन्नौज। उस जमाने में उत्तर भारत की सत्ता का दिल, और इस एक शहर पर कब्जा करने के लिए तीन महाशक्तियां आपस में भिड़ गईं। एक भयंकर जंग जो 200 सालों तक चली। तो कौन थे ये खिलाड़ी? एक तरफ थे पश्चिम के रक्षक, शक्तिशाली गुर्जर प्रतिहार। दूसरी तरफ पूरब में बंगाल से राज कर रहे थे पाल वंश, जिन्होंने नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज को पाला पोसा। और फिर दक्कन से दक्षिण की एक सुपर पावर जो उत्तर की राजनीति में दखल दे रही थी, राष्ट्रकूट वंश। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। पूरे 200 साल सोच कर देखिए, कितनी ही पीढ़ियां इसी एक शहर कन्नौज को जीतने के सपने में लड़ती रहीं और खत्म हो गईं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जब उत्तर भारत की ये तीनों बड़ी ताकतें आपस में ही लड़ने में बिजी थीं, तब दक्षिण में एक बिल्कुल ही अलग, एक ऐसी ताकत उभर रही थी जो इस पूरे खेल के नियम बदलने वाली थी। और ये थे दक्षिण के सम्राट शाही चोल। ये सिर्फ राजा नहीं थे, ये थे असली एम्पायर बिल्डर्स। चोलों की खासियत क्या थी? देखिए, उन्होंने गांवों को अपना शासन खुद चलाने का हक दिया। तंजावुर जैसे शानदार मंदिर बनवाए जो सिर्फ पूजा के नहीं बल्कि इकोनॉमी के भी सेंटर थे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक ऐसी जबरदस्त नौसेना बनाई जिसने समंदर पर राज किया और दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना परचम लहराया। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जब उत्तर, पूर्व और दक्षिण सब अपनी अपनी लड़ाइयों में उलझे थे, तब पहाड़ों के उस पार से एक नया तूफान, एक नया अनजाना खिलाड़ी इस गेम में एंट्री लेने को तैयार था। और ये खतरा देखिए एकदम से नहीं आया, ये धीरे धीरे बढ़ा। 8वीं सदी में अरबों के शुरुआती हमले हुए, फिर 11वीं सदी में महमूद गजनवी के वो भयानक हमले आए, और फिर आई 12वीं सदी, जब मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। बाहर से तो तूफान आ ही रहा था, पर इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारत अंदर से भी बदल रहा था। समाज और संस्कृति की एक नई कहानी पत्थरों पर लिखी जा रही थी। इसी दौर में एक नया सिस्टम आया जिसे हम सामंतवाद कहते हैं। अब राजा अपने अधिकारियों को सैलरी की जगह जमीन देने लगे। नतीजा, धीरे धीरे ये जमींदार बहुत ताकतवर हो गए। उनकी अपनी सेना, अपना इलाका, और इससे केंद्र की शक्ति कमजोर पड़ती चली गई। और ये बदलाव हमें उस दौर की कला में भी साफ दिखता है। उत्तर में ऊंचे शिखरों वाले नागर स्टाइल के मंदिर बने, जैसे खजुराहो के मंदिर। तो वहीं दक्षिण में विशाल गेटवे यानी गोपुरम वाले द्रविड़ स्टाइल के मंदिर बने, जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर। ये सारे राज्य, ये सारे बदलाव, ये सारी लड़ाइयां, सब कुछ बस एक ही निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। एक ऐसा टकराव जो आने वाली कई सदियों की कहानी तय करने वाला था। तराइन की लड़ाई ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये वो पल था जब उत्तर भारत का मुकद्दर हमेशा के लिए लिखा जाने वाला था। तो सवाल यही है, आखिर तराइन में हुआ क्या था? किसकी जीत हुई, किसकी हार, और कैसे इस एक जंग ने हमारे इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया?